टू वेलकम स्टूडेंट डुइंजा एकेडमी। आज हम हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर प्रिंट कल्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं कि आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आप जल्द ही अंतिम चरण पे या फिनिशिंग टच पे आ रहे हैं। जस्ट आपके 17 ऑफ फेब में एसएसटी का पेपर है और बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, वास्ट सिलेबस है और टाइम बहुत कम है। तो हमें डीमोटिवेट नहीं होना। ये हिस्ट्री का आपका लास्ट चैप्टर है। बाकी आप इस कमेंट में जाके प्लेलिस्ट में जाके आपके बाकी के चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को अपनी स्टडी में और ज्यादा इनहांस कर सकते हो। आप जहां से भी पढ़े हो वहां से आप रिवीजन कर सकते हो फ्रीक्वेंटली वन शॉट में, और आप अच्छे से अपनी स्टडी को और बूस्टअप कर सकते हो। आज हम जो चैप्टर जानेंगे वो चैप्टर 4 है हिस्ट्री का, जो लास्ट चैप्टर हमने प्लेलिस्ट में आपके आपके प्लेलिस्ट में जाओगे तो इस प्लेलिस्ट में आपके नेशनलिज्म यूरोप के 2 पार्ट्स दिखेंगे। आपके मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का चैप्टर है, नेशनलिज्म ऑफ इंडिया है और द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है। हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है जो है प्रिंट कल्चर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेमिनेंट। ये भी एक अच्छा चैप्टर हो सकता है क्योंकि इसमें बुक्स बहुत ज्यादा है, आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा बुक्स का। मैं सामने लिखूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका फर्स्ट पार्ट है प्रिंट कल्चर का, फर्स्ट पार्ट है कि प्रिंटिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, प्रिंट का मोटिव क्या है, प्रिंट कल्चर लाना क्यों पड़ा। तो बहुत से कंट्रीज है जो प्रिंट कल्चर स्टार्ट करते हैं। प्रिंट कल्चर सबसे पहले स्टार्ट हुआ एशिया से, याद रखना। कहाँ कहाँ मैंने यहाँ पे देखा है, चाइना, याद रखना चाइना से आया सबसे पहले, उसके बाद जापान, उसके बाद कोरिया, उसके बाद इंडिया एंड देन ब्रिटेन। इस तरह से प्रिंट कल्चर, प्रिंट पूरे वर्ल्ड में इस तरह से वाइड स्प्रेड फैल चुका था। सबसे पहले चाइना क्या थी। अब देखो चाइना एक ऐसा प्रिंट कल्चर था। चाइना में प्रिंट क्यों स्टैब्लिश हुआ या क्यों स्प्रेड हुआ, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है चाइना में स्टार्टिंग दौर पे बहुत सिविल सर्वेंट लोग थे। मतलब वो सिविल सर्वेंट की तैयारी करना चाहते थे। अब जब कोई आईएएस की तैयारी करना चाहता है तो उसको बुक्स चाहिए, और वो बुक्स के लिए चाइना में सबसे पहले बुक्स आई। कौन सी? ब्यूरोक्रेट्स कौन से थे? बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं, जो ऑफिसर्स की तैयारी करते हैं, उनके लिए चाइना में सबसे पहले बुक फ्लडेड की तरह फैल गई थी। ये बात याद रखना। तो चाइना में एक सबसे ओल्ड टेक्निक्स की प्रिंटिंग प्रेस आई थी, जिसको आप बोल सकते हो आपके बुक के अंदर है वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग। कौन सी थी? वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग। अब जैसे वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग क्या थी, जैसे ये आपके पास सामने एक ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड है, तो वैसे एक लकड़ी का ब्लॉक था जिसके अंदर लेटर्स इंक्रिप्ट थी। ठीक है, जैसे किसी को नाम है अभय तो ABH ऐसे इंक्रिप्ट थे, और वो के वो सामने दिखते थे, उस पर इंक डाल दी जाती थी। इस तरह से एक बहुत बड़ा प्रिंटिंग इनोवेशन जब तक नहीं हुआ तब तक वैसे चाइना के अंदर वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग चली। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है, वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग से फर्स्ट बुक चाइना की बनाई गई, और उस बुक का क्या नाम है? एकॉर्डियन 594 AD। कौन सी किताब है? एकॉर्डियन 594 AD। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब चाइना के अंदर ही फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना आपको, फर्स्ट पेज में एकॉर्डियन। सेकंड पेज क्या होता है? हब ऑफ प्रिंट कल्चर। प्रिंट कल्चर का हब एक ऐसी जगह थी, चाइना का एक ऐसा प्रोविंस था, एक ऐसा एरिया था जहां प्रिंट कल्चर बहुत ज्यादा सर्कुलेट हुआ, और उसको क्या बोलते हैं? शंघाई। जिसको याद रखना, ये चाइना का ही एक एरिया है, चाइना का ही एक प्रोविंस है जहां पे प्रिंट कल्चर बहुत ज्यादा स्प्रेड हुआ। तो सबसे पहले चाइना के अंदर क्या आई? प्रिंट आई, प्रिंटिंग स्टार्ट हुई। अब आप बोलोगे सर आई कहां से? मैंने मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में एक रूट पढ़ाया था। कौन सा रूट पढ़ाया था? सिल्क रूट। वहां से पोइट्रीज आई, वहां से पोइट्री आइटम आए, वहां से स्पाइसेस आई, वहां से सिल्क आया, और वहां से प्रिंट कल्चर आया। तो अगर आपके पास एमसीक्यू में बोलेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट प्रिंट कल्चर वॉज स्प्रेड, एन ऑप्शन विल गिव यूरोप, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका। द आंसर इज एशिया। एशिया में कौन सी कंट्री? चाइना, जापान, कोरिया और इंडिया, एंड देन फर्दर ब्रिटेन, यूरोप से आएगा। तो और चाइना की फर्स्ट बुक एकॉर्डियन बुक, ये याद रखना। प्रिंट ऑफ कल्चर का हब किसको बोला गया? शंघाई। कैलीग्राफी क्या होता है? आपके बुक के अंदर दे रखा है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी मैं आपको इसमें से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलीग्राफी क्या होता है? आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। जो आप लिखते हो तो इसको आप सिंपल सा आपके न्यू वर्ड्स में दे रखा है, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। ब्यूटीफुल राइटिंग। तो ये पॉइंट्स, फर्स्ट ये वाला हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। और चाइना में प्रिंटिंग क्यों स्प्रेड हुआ? क्योंकि चाइना में लोगों को सिविल सर्वेंट की बहुत ज्यादा
सिविल सर्वेंट बनने की बहुत ज्यादा वो थी, इंकरेजमेंट था, वो अफसर बनना चाहते थे और उसके लिए बुक्स चाहिए थी, तो इसलिए चाइना में सबसे पहले बुक आई। इतना ही आपके 2-3 पैराग्राफ में लिखा है, इसलिए मैंने बता दिया आपको इसमें समराइज करके। नेक्स्ट टॉपिक पे अपन चलते हैं जापान। अब कौन सा आएगा? जापान। जापान की सबसे पुरानी बुक डायमंड सूत्र, ये कब आई थी? 868 एडी। 868 एडी, ये याद रखना आपको। जापान की ओल्डेस्ट बुक क्या थी? जापान की ओल्डेस्ट बुक 868 एडी डायमंड सूत्र। अब ये जो बुक आई थी ना, यहां प्रिंटिंग के साथ प्रिंटिंग प्लस विजुअलाइज इमेजेस भी अटैच करने लगे। अब जैसे मैंने कोई प्रिंट बनाया और उसके पास में मैंने अगर कोई कार के बारे में लिखा है कि मर्सिडीज के बारे में लिखा, तो पास में मैंने मर्सिडीज की फोटो लगा दी। तो जब प्रिंट के साथ विजुअल इमेजेस आने लग गई, तो जापान ने थोड़ा बहुत और इनोवेशन किया और जापान की सबसे पुरानी बुक आई 868 एडी के अंदर डायमंड सूत्र। तो ये याद रखनी है। आपके बुक के अंदर एक न्यू वर्ड्स दे रखा है नेक्स्ट पेज पे, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पार्ट के सेकंड पार्ट में दे रखा है कोरिया। कोरिया की बुक कौन सी? ओल्डेस्ट बुक जेकीसी। कौन सी बुक है? जेकीसी, ये भी याद रखना। कोरिया की सबसे पुरानी बुक कौन सी है? जेकीसी। तो ये आपको याद रखना है। ओल्डेस्ट नेम ऑफ जापान। अब एक सवाल पूछ लेते, जापान का पुराना नाम क्या है? ईडो। जापान का पुराना नाम क्या है? ईडो। तो ये जो भी क्वेश्चंस लिखे मैंने आपको, ये प्रिंट कल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट, या फर्स्ट पार्ट में ये चीज दे रखी है। और भी 1-2 बुक्स है, वो मैं बताऊंगा। चाइना ओल्डेस्ट बुक अकॉर्डियन, जापान ओल्डेस्ट बुक डायमंड सूत्र, कोरिया ओल्डेस्ट बुक जेकीसी, हब ऑफ प्रिंट कल्चर शंघाई, ओल्डेस्ट नेम ऑफ जापान ईडो, कैलीग्राफी आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। जापान के अंदर बुक में क्या इनोवेशन हुआ? प्रिंटिंग प्रेस विजुअल इमेज। बस यही आपको फर्स्ट पार्ट में से ध्यान में रखना है, इससे बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा। चाइना के अंदर इतना फ्लड क्यों हुआ? फ्लडेड कैसे हो गए? बुक्स ज्यादा स्प्रेड कैसे होने लगी? क्योंकि चाइना के अंदर लोगों को इंपीरियल ब्रिटिशर्स के अंडर में कुछ चाइनीज को क्या करना था? ब्यूरोक्रेट्स बनना था। ब्यूरोक्रेट्स में सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए, तो उन्होंने ये सब चीजें स्टार्ट की। नेक्स्ट हम कुछ पार्ट में चलते हैं। आपका सेकंड पार्ट, 1-2 बुक और है, अभी तक ये बुक है। एक आपका एक आर्ट है, उस आर्ट को क्या बोलते हैं? एक आर्ट लिखना, उस आर्ट का नाम देखना। ये भी एक याद रखना, एक नाम का एक, देखो इट इज अ फ्लडेड पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू। जो भी आपके सामने, फ्लोटिंग पिक्चर, नॉट फ्लडेड, सॉरी, फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है? जो भी सामने आपके तैर रहा है, फ्लोटिंग पिक्चर। अब एक आर्ट है, इस आर्ट का नाम है कितागामा उटामारू। कितागामा उटामारू, ये क्या है? एक फ्लोटिंग पिक्चर है। फ्लोटिंग, जो सामने आपके तैर रहा है। जैसे आप खाना खा रहे हो, मम्मी चाय बना रही है, पापा ऑफिस का काम कर रहे हैं, और आपने ये अपने माइंड में सेव किया और इस पे आपने एक प्रिंट बना दी या फोटो बना दी। तो ऐसी पिक्चर्स को, जो आपके सामने सब कुछ सीन चल रहा है, उसको आप प्रिंट के द्वारा लोगों को दिखाना, उस आर्ट को बोलते हैं कितागामा उटामारू। और ये किसने किया है? इस आर्ट का नाम क्या है? उक्यो। ये उक्यो कौन था? एक ईडो के अंदर पैदा हुआ। ईडो क्या था? टोक्यो। ये याद है, टोक्यो क्या है? जापान की कैपिटल। तो थोड़ा बहुत ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आर्ट मोस्टली तो नहीं पूछी जाएगी, बट जो भी सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं उनको एक फोटो दी गई है आपके फर्स्ट पार्ट में, वहां पूछ लेते हैं। इट इज ए फ्लोटिंग पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू इज नोन एज उक्यो। द आर्ट इज नोन एज उक्यो, इज फाउंड बाय कितागामा उटामारू। ठीक है, ये याद रखना। तो ये फर्स्ट पार्ट का एक छोटा सा फोटोज है, छोटी सी प्रिंटिंग है जो हमने करी। नेक्स्ट अपन पार्ट में चलते हैं, जो आपका आता है प्रिंट कम फ्रॉम यूरोप। यूरोप में प्रिंट लाने वाला कौन व्यक्ति है? आपको पता है? और यूरोप में प्रिंट लाने वाला कौन है? तो है मार्को पोलो। ये आपको पता होना चाहिए। इसका सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट हुआ है, या फर्स्ट पार्ट क्या बोल दो, फर्स्ट सेक्शन बोल दो। मूव टू द सेक्शन सेकंड। तो यूरोप में कौन है फोटो प्रिंट लाने वाला? यूरोप प्रिंट कम फ्रॉम, यूरोप में प्रिंट लाने वाला कौन है? तो आप सिंपल से एक नाम लोगे, मार्को पोलो।
कौन था? मार्को पोलो। मार्को पोलो कब लाया? 1205 में। तो अब आपको ये याद है ना सर, इतना ही लिखना है। हाँ, सेकंड पार्ट में इतना इंपॉर्टेंट है। यूरोप में मार्को पोलो क्या था? इट इज ए इटालियन एक्सप्लोरर। ये घूमता रहता था जगह, ये चाइना गया, जापान गया, सब जगह घूमा और वहां देखा प्रिंटिंग का क्या सिनेरियो है, वहां प्रिंटिंग कैसे होती है। तो आप देखो, ये चाहता तो वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग लेके आ सकते, हम डायरेक्ट वहां से उठा के वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग लेके आ सकते। बट ये क्या, हमने एक इसके अंदर आपको एक मैसेज दिया गया है कि आप किसी भी चीज के सामान को लेके आ सकते हो, बट किसी की नॉलेज नहीं लेके आ सकते। तो उसने प्रिंटिंग कल्चर में एक पेपर देखा, इस पेपर में क्या होता है और कैसे ये प्रिंट करते हैं। तो ये सिर्फ नॉलेज लेके आया कि चाइना के अंदर प्रिंटिंग का आइडिया कैसे, और वो नॉलेज इसने अपने यूरोपियन सिविलाइजेशन लोगों को सिविलाइज करने के लिए लगाया। और वहां पे तो याद रखना, इट इज इटालियन एक्सप्लोरर मार्को पोलो इन 1205। इसके अंदर एक वर्ड दे रखा है वेलम। वेलम क्या होता है? आप पैचमेट मेड बाय स्किन ऑफ एनिमल। एक एनिमल की स्किन पे लिखने वाला एक खाल, जिसको आप खाल बोल सकते हो, उस पे लिखा जाता था, उसको बोला गया विलम, अटैचमेंट मेड बाय स्किन ऑफ एनिमल। तो ये चीज याद रखनी। तो ये अब देखो, जैसे जैसे प्रिंट कल्चर और ज्यादा वाइड स्प्रेड हुआ, तो यहाँ पे सबके पास शॉप थी, बुक सेलर्स थे। अब उस बुक सेलर्स ने क्या कर दिया, अपने अंडर में 50 स्क्राइबर रख लिए। 50 स्क्राइबर का मतलब क्या है? स्क्राइबर का मतलब उस समय क्या होते थे, हर बुक सेलर के अंडर में 50 स्क्राइबर्स होते हैं। स्क्राइबर का मतलब होता है बुक्स को लिखने वाला। और यूरोप में शॉप ओपन होते लग गई, और कैसे कैसे जैसे जैसे आगे चलते रहे, हर एक बुक सेलर के पास 50 स्क्राइबर्स थे जो बुक लिखते थे। और इसी में साथ में हम थोड़े बहुत और 1430s के आसपास जाते हैं, 1430s के आसपास जाते हैं, और एक व्यक्ति आएगा, जॉन गुटेनबर्ग। ठीक है, जॉन गुटेनबर्ग, जिसने एक जगह स्टेटस बुक जर्मनी के अंदर क्या बनाई, प्रिंट रेवोल्यूशन लाने में अपना सबसे बड़ा सपोर्ट किया। तो कौन था? प्रिंट रेवोल्यूशन। और इसने अपनी प्रिंटिंग से एक फर्स्ट बुक बनाई, जिसको आप क्या बोलते हो? बाइबल। तो ये एक ऐसा रेवोल्यूशन था, आने वाले 30 साल तक ये रेवोल्यूशन रहेगा, जो प्रिंट में प्रॉपर एकदम रेवोल्यूशन से लेके आएगा। नेक्स्ट, थैंक यू। हम अब नेक्स्ट सेक्शन की ओर चलेंगे, नेक्स्ट पार्ट की ओर। थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट टू स्टार्ट। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। हमने चाइना की ओल्ड बुक के बारे में पढ़ा, जापान की ओल्ड बुक के बारे में पढ़ा, हमने यूरोप से मार्को पोलो के बारे में पढ़ा, और यूरोप में कैसे प्रिंट कल्चर स्प्रेड हुआ वो बारे में पढ़ा। हमने देखा कि यूरोप में एक इटालियन एक्सप्लोरर था मार्को पोलो, जो 1205 में आया था यूरोप, चाइना आया। जिन चाइना से वो अकॉर्डिंग बॉक्स, वो पूरा वुडन ब्लॉक लेके जा सकता, बट उसने कहा कि कोई भी चीज़ लेके जाऊंगा तो वो चोरी हो सकती है, बट नॉलेज चोरी नहीं हो सकती। वो एक पेपर लेके और देखा कि वहाँ चाइनीज में कैसे, चाइना वाले प्रिंटिंग को कैसे करते हैं, तो उसने वही आइडिया अपने वहाँ पे अडॉप्ट किया। आज हम, और इसमें जो मेन आपका एक क्वेश्चन है, अभी तक का मैंने कोई क्वेश्चन नहीं बताया डिटेल, मैंने अभी 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन बताए। आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। आपसे पहला क्वेश्चन यही मान सकते हो, लिख सकते हो, राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट द गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस पे शॉर्ट नोट आता है। तो सबसे पहले हमने बताया, इसने जर्मनी के अंदर स्टेटसबर्ग नाम की जगह है, 1430s के आसपास एक मशीन बनाई, एक प्रिंटिंग प्रेस बनाई, और उसमें बाइबल से सबसे पहले। अब गुटेनबर्ग का इंट्रोडक्शन तो देना पड़ेगा। गुटेनबर्ग बहुत ज्यादा क्रिएटिव व्यक्ति था। इसके फादर एक गोल्ड स्मिथ मर्चेंट थे, उनको उनका उससे काम रिलेटेड बहुत अच्छा वो काम आता था। वो ऑलिव ऑयल जो भी होता है उसमें, वो जो भी हम ऑलिव ऑयल बना रहे हैं, तो उसको एक प्रेस करके और सप्रेस करके और चीजों को निकालना। तो हम गुटेनबर्ग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। गुटेनबर्ग हु वाज अ गुड एट पॉलिश स्टोन का मतलब गोल्ड स्मिथ था, एंड यूज हिज स्किल्स, अपनी स्किल्स का यूज लेके इंप्रूव प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, उसने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की इंप्रूव की। तो उसके फादर एक गोल्ड स्मिथ थे, उसको वहां से ये आइडिया क्लिक हुआ, ट्रिगर हुआ, उसने वही आइडिया प्रिंटिंग प्रेस में अपनाया। अपनी स्किल्स में एकदम महारथी था वो, स्किल्स में महारथी। तो फर्स्ट पॉइंट तो गुटेनबर्ग, जो हु मींस इसके लिए आया, हु वाज ए गुड एट पॉलिश स्टोन, स्टोन को चमकाने में ये बहुत ज्यादा टॉप था। यूज्ड हिज स्किल्स, अपनी स्किल्स का यूज करके उसने इंप्रूव करी है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। सेकंड पॉइंट, द फर्स्ट प्रिंटिंग विद हिज न्यू मेथड्स वाज बाइबल। इसके द्वारा पहली प्रिंटिंग बुक जो बनाई गई
और वो न्यू मेथड अपनाया, उस मेथड से एक बुक बनी और उस बुक का नाम क्या है? बाइबल। तो आपको पता चलना है फर्स्ट प्रिंटेड विद हिज न्यू मेथड, अपने न्यू मेथड से पहली प्रिंटिंग बुक कौन सी थी? बाइबल। दूसरा, इवन द न्यू प्रिंटिंग प्रेस पीपल स्टिल मेड बुक्स बाय हैंड। इवन द न्यू प्रिंटिंग प्रेस, नई नई प्रिंटिंग प्रेस आई, उससे पहले कैसे चलता था? पहले लोग जो बुक्स थे वो हाथों से बनाते थे, स्टिल मेड बुक्स बाय हैंड। नहीं, इवन द न्यू प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद भी लोग अभी भी बुकों को हाथों से बना रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बिटवीन 1450 टू 1500 प्रिंटिंग प्रेस वर सेटअप इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज। क्योंकि बिटवीन इन दोनों सालों, इन इतने सालों में, मतलब 30 साल का डिफरेंस है, इन 3 सालों में प्रिंटिंग प्रेस वर्ड सेटअप करी गई यूरोप में, तो टाइम लग गया। बोला जा रहा है इवन द न्यू प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद भी आज भी लोग कई उस समय बुक्स को हाथों से बनाते थे। ऐसा क्या रीजन था? ऐसा इसलिए रीजन था क्योंकि प्रिंटिंग मशीन को इजीली एक्सेप्ट कर पाना बहुत डिफिकल्ट टास्क था लोगों के लिए, इसलिए हाथों से जो रिफाइनरी आती थी। अब देखो, उस समय ब्यूरोक्रेट्स थे, एरिस्टोक्रेट्स थे, अमीर लोग थे, वो चाहते थे हमें जो बुक चाहिए ना वो हाथों से लिखी चाहिए, क्योंकि उसमें रिफाइनरी, फाइन क्लास, जो क्लास होती, जो हाई रिच क्लास है, उनको प्रिंटिंग हैंड से बनी हुई, हाथों से बनी हुई चाहिए। तो ये एक मेथड था, इसलिए थोड़ा बहुत लेट इसको एक्सेप्टेंस मिली। और नेक्स्ट आता है 1450 टू 1500 प्रिंटिंग प्रेस वर सेटअप इन मोस्ट यूरोपियन कंट्री। बहुत से यूरोपियन कंट्रीज में ये प्रिंटिंग प्रेस आपको दिखी। तो ये ABCD, ये 4 पॉइंट, और ये कहां से स्टार्ट हुई? स्टेटसबर्ग जर्मनी के अंदर। कब? 1430 टू 15। कौन था ये? एक फादर थे, इसके जो फादर थे वो गोल्ड स्मिथ में एकदम निपुण थे। उसने वही स्टोन को चमकाने वाली टेक्निक, स्किल्स को बनाने वाली प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में अपनाई। इसके द्वारा पहली बुक बनी बाइबल। और इवन द न्यू प्रिंटिंग प्रेस पीपल स्टिल मेड बुक्स बाय हैंड। Between 50s to 1500 प्रिंटिंग प्रेस वर सेटअप इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज। और इसके बाद में दिस वाज द टर्निंग पॉइंट इन प्रिंट टेक्नोलॉजी या प्रिंट रेवोल्यूशन। और जब से प्रिंटिंग मशीन आई तो एक प्रॉपर क्रांति आ गई पूरी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में। तो ये एक पार्ट आपको पढ़ के जाना, ये डिटेल बनता है आपका। नेक्स्ट हम टॉपिक पे चलते हैं, अ न्यू रीडिंग कल्चर। अब कैसे एक न्यू रीडिंग कल्चर बना, और उसमें कुछ कुछ चीजों के बारे में मैं इंपॉर्टेंट लिखूंगा। तो आप सेकंड पॉइंट में, हम जो सेकंड सेक्शन में चल रहे हैं, हम टॉपिक वाइज इस चैप्टर को करना इजी है क्योंकि इस चैप्टर छोटा है और एक एक पेज के ये सारे पार्ट्स है। तो हम नेक्स्ट जो कल्चर में जा रहे हैं, न्यू रीडिंग कल्चर। न्यू रीडिंग कल्चर, सर क्यों लिखा है ऐसा न्यू रीडिंग कल्चर? ये न्यू रीडिंग कल्चर का मतलब है कि कैसे कैसे प्रिंटिंग और ज्यादा आगे रेवोल्यूशनराइज हो रहा था। देखो, उस समय 2 कल्चर होते थे, एक कौन सा था? ओरल कल्चर, और एक कौन सा था? रिटन कल्चर। आप कहोगे सर ओरल कल्चर रिटन कल्चर क्या होता है? तो आपने भी ओरल कल्चर्स दिए हैं, स्कूल के अंदर ओरल देते थे ना। ओरल का मतलब क्या था? सामने वाले टीचर्स आपसे सुनते थे, आप बोल के आंसर देते थे। तो उस समय भी ऐसा ही था। प्रिंटिंग बुक्स सबको मिल पाना इट इज नॉट इजी because due to a many reason it not easily available on that areas, it is not affordable। ये भी हो सकता है अफोर्डेबल नहीं थी इतनी, बट जब से प्रिंटिंग मशीन आ गई तो थोड़ी कॉस्टिंग कम हो गई, अफोर्डेबल इजीली होने लगी। बट ये एक टाइम था कि यहाँ पे ना 2 कल्चर्स डिवाइड हो गए। कौन कौन से कल्चर थे? एक तो थे ओरल कल्चर। कौन से थे? ओरल कल्चर। और आप कहोगे रिटन कल्चर, नहीं, रीडिंग कल्चर, रीडिंग कल्चर। तो मुझे ये सब बताओ आप कि ओरल कल्चर रीडिंग कल्चर का मतलब क्या है? ओरल कल्चर वो जो सुनने वाले लोग, अब सुनेंगे कौन? आम आदमी, मिडिल क्लास, जो सिर्फ सुनो। और रीडिंग कल्चर कौन करते थे? एलिट क्लास। एलिट क्लास मींस अमीर व्यक्ति। तो एलिट क्लास वाज टेक यूज टू रीडिंग कल्चर एंड ओरल कल्चर वाज ओनली सुनना। एलिट क्लास पढ़ता, सामने सब लोग मिडिल क्लास लोग बैठते, उनको बोल के सुनाता और वो बोल के मेमोराइज करते। तो एक टाइम था जब ओरल कल्चर ज्यादा चलता था और रीडिंग कल्चर कम। मतलब रीडिंग कल्चर सिर्फ एलिट क्लास लोग, ब्यूरोक्रेट्स, एरिस्टोक्रेट्स, क्योंकि वो ही इतने अफोर्डेबल थे कि बुक्स को खरीदते थे और ज्यादा नॉलेजेबल अपने आप को समझते थे। तो वो बुक पढ़ते थे और पढ़ने के बाद रिलेट करना, ओरल कल्चर लोगों को सुनाना। तो ये एक तरह का कल्चर था। अब ओरल कल्चर कैसे करते? बैलेट्स और टारवंस। टारवंस क्या होता है? अ प्लेस, एक वो जगह जब सब लोग बैठते आसपास, वहां अल्कोहल पीते या कुछ खाते और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते। तो आप ये सिंपल सा लिख सकते हो, अ प्लेस वेयर सिटिंग टुगेदर एंड कंज्यूम अल्कोहल
स्मोकिंग, कंज्यूम एल्कोहल एंड enjoy food एंड एक्सचेंज ऑफ न्यूज और न्यूज एक्सचेंज करना। जैसे हम चाय की शॉप पे नहीं बैठते, चाय की शॉप पे सब बैठते बात करते थे, भाई आज देश के अंदर ये हुआ है, आज मोदी जी ने ये किया है। तो एक वही जगह थी, एक वही प्लेस है, एक ऐसा एरिया जहां पे लोग एक साथ बैठते, अल्कोहल कंज्यूम करते, फूड एंजॉय करते और न्यूज को एक्सचेंज करते। तो ये क्या तरीका है? ओरल कल्चर को बढ़ाने का तरीका है। बैलेट्स क्या है? बैलेट्स एक तरह का फोक सॉन्ग, एक फोक सॉन्ग जो लोगों को गा के संग, या फोक सॉन्ग संग एंड वाइड स्प्रेड टू प्रिंट कल्चर। एक फोक सॉन्ग था जिसको गाया जाता था और न्यूज बढ़ाई जाती। पागल है। सॉरी बच्चों, बीच में कॉल आ गया था। लेट्स स्टार्ट टॉपिक, कंटिन्यू करते हैं इस टॉपिक को। न्यू रीडिंग कल्चर मैंने स्टार्ट किया। न्यू रीडिंग कल्चर का मतलब है कैसे रीडिंग कल्चर को स्प्रेड करना है। ये दो तरह से था, ओरल कल्चर एंड रीडिंग कल्चर। रीडिंग कल्चर वाज दोज ओनली अफोर्ड बुक्स एंड दे कैन इजीली अवेलेबल एनी एरियाज, या एग्जांपल एलिट क्लास या ब्यूरोक्रेट्स। बट ओरल कल्चर वो कल्चर था जब अमीर लोग गा के पूरा पढ़ाई करते, रीड करके स्प्रेड करते अपनी वैल्यू, अपने नॉलेजेस को, और जो ओरल कल्चर, जो मिडिल क्लास है, जो आम लोग है, उस चीज को सुनते और बाद में ये चीज समझते। तो अब आगे आता है ये रीडिंग कल्चर कैसे स्प्रेड हो। ये एग्जांपल है बैलेट्स एंड टावर्न्स। बैलेट्स क्या है? एक हिस्टोरिकल अकाउंट, फोक टेल मतलब वीरों की कहानियां इन वर्सेस, श्लोक में, यूजुअली संग और रिसाइटेड। आप क्या करते हो, एक तरह के वीरों के जो भी हमारे जो वीर है, जो वीर योद्धा है, जैसे भगत सिंह है, चंद्रशेखर, इन्होंने क्या क्या किया, उनका एक रिकॉर्ड रेडी रखना, उसको गा के सुनाना और लोगों को पढ़ा के बताना। इससे क्या होगा, लोगों की प्रिंट में और ज्यादा ऊर्जा बढ़ेगी, उनको सुनने की और ज्यादा लालसा बढ़ेगी, उनको इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ेगी, इंथुसियाज्म अच्छा होगा। और क्या है टार्वन्स मैंने बता दिया, एक वो जगह जहां पे लोग एक साथ मिलते हैं, अल्कोहल एंड एंजॉय करते हैं फूड को और न्यूज को एक्सचेंज करते हैं। तो आपको ये थोड़े बहुत एग्जांपल्स याद रखने हैं कि कैसे रीडिंग कल्चर बढ़ा। मशीन आने के बाद, जो जॉन गुटेनबर्ग की मशीन आई, उसके बाद रीडिंग कल्चर और ज्यादा इजीली हो गया लोग। बट कहीं ना कहीं दो सेक्शन ऑफ सोसाइटीज डिवाइड होगी। फर्स्ट इज ओरल कल्चर, सेकंड इज रीडिंग कल्चर। रीडिंग कल्चर दोज पीपल हु कैन अफोर्ड देयर बुक्स एंड they can go, and then the books was easily available, but oral culture was not easy affordable to books and accessible areas. Example is ballads and taverns. Next हम एक टॉपिक में चलते हैं, religious debates and fear of print। ये क्या है religious debate and fear of print? ये हम पढ़ते चलो। religious debate and fear of print, religious debate एंड फियर ऑफ प्रिंट। तो सर आप ये कह रहे हो कि प्रिंटिंग कल्चर इजीली हो गया? नहीं, अब देखो रिलीजियस डिबेट का मतलब क्या है, अब धर्म पे भी क्या होने लगी, डिबेट्स होने लगी, और इससे क्या हो गया, प्रिंट बहुत ज्यादा, फियर ऑफ प्रिंट मतलब प्रिंट को डर लगने लग गया। क्या प्रिंट को प्रिंट डर? नहीं, नॉट एवरीवन वेलकम टू द प्रिंट कल्चर। हर कोई प्रिंट कल्चर को वेलकम नहीं कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनकी सुपरस्टिशन, ये उनकी रिलीजियस वैल्यूज को लॉस हो रहा था। देखो आज क्या होता है, जैसे आज का टाइम प्रिंट कल्चर क्या है, कोई भी चीज किसी भी फोटो पे पोस्ट कर देना। अब वो फोटो आपने पोस्ट कर दी, इससे क्या होगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये चीज का एक इस राइट्स का वॉयलेशन होता है। तो वैसे ही उस टाइम पे किसी भी फोटो पे कुछ भी प्रिंट कर देना, ये जनरली मॉरल वैल्यूज के अगेंस्ट था। तो यहां पे क्या हुआ, रिलीजियस डिबेट का मतलब है एक ऐसे वैल्यूएबल थॉट्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जो खराब नहीं है। मैंने कहा आप क्लास में सब बच्चे खराब हो, तो सब बच्चे का खराब मतलब कुछ ऐसे बच्चे भी जो अच्छे तो वो भी खराब हो गए। तो इसीलिए बोला गया रिलीजियस डिबेट। जब आप किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी पे डिबेट करते हो और आर्ग्यू करते हो कि ये चर्च अपने अकॉर्डिंग गलत ऑथोरिटी चला रहा है, तो जो चर्च अच्छे चर्च भी है वो भी उसी में इंक्लूड हो गए। तो इसलिए बोला गया कि रिलीजियस डिबेट का मतलब है, इसलिए इस डिबेट के कारण वैल्यूएबल, इट इज argument to valuable authority should be destroyed. Valuable authority is to be destroyed। तो जो चीज अच्छी है ना वो भी खत्म हो गई। तो ये चीज याद रखना, destroyed। अब एग्जाम्पल के अंदर लिख सकते हो आप, एग्जाम्पल सर कौन सा एग्जाम्पल लोगे आप? लोगे मार्टिन लूथर का। मार्टिन लूथर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। रोट लिखा है इसने, क्या लिखिए, एक और आई सर 95 थीसिस। 95 थीसिस सर ये क्या है? इसने किताब लिखी है 95 थीसिस पे, जिसमें इसने हमेशा क्रिटिसाइज
क्रिटिसाइज टू रोमन कैथोलिक चर्च, टू रोमन कैथोलिक चर्च, क्रिटिसाइज टू रोमन कैथोलिक चर्च। तो ये चीज याद रखना आपको, मार्टिन लूथर का नाम याद रखना जिसने 95 थीसिस लिखी और उसमें रोमन कैथोलिक चर्च को क्रिटिसाइज किया। इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द रिलीजियस डिबेट एंड फियर ऑफ वर्ल्ड। तो इसलिए बोला गया कि रिलीजियस डिबेट का मतलब है एक ऐसा आर्ग्यूमेंट तो वैल्यूएबल ऑथोरिटी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जो चीज सही है ना उसको भी गलत कर। इसलिए एवरीवन नॉट वेलकम टू प्रिंट कल्चर वाज हैप्पीली, कि हर कोई ने प्रिंट कल्चर को, हर किसी ने, सबने इजीली प्रिंट कल्चर को अडॉप्ट नहीं किया, क्योंकि उसमें बहुत सारे लूप होल्स थे, बहुत सारे एरर थे। जिसमें एक एग्जांपल, अब आपको ये याद है सर, मार्टिन लूथर, जैसे आपने चाइना की पढ़ी एकोडियन बुक, जैसे जापान की पढ़ी, वैसे मार्टिन लूथर ने भी एक बुक लिखी 95 और क्या किया, एक बात और इसने बोली, द प्रिंटिंग इज द मोस्ट पावरफुल इंजन। तो हु से द प्रिंटिंग इज द मोस्ट पावरफुल इंजन, तो कौन बोला, मार्टिन लूथर। ये जो बोल रहे हैं ना, ये आपको याद रखना है, द printing is a most powerful engine, ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये आपका रिलीजियस डिबेट एंड फियर ऑफ प्रिंट का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो इतनी चीजें याद रखनी है, डेफिनेशन याद रखना है, मार्टिन लूथर को याद रखना है, और इसने क्या बोला ये भी याद रखना है, द प्रिंटिंग इज द मोस्ट पावरफुल इंजन, ये भी चीज आपको याद रखनी है। अब अपन एक नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू। स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। मैंने भी बोला था आपसे ट्रेम्बल टायरेंट, वो पढ़ने से पहले एक टॉपिक और है, प्रिंट एंड डिसेंट। प्रिंट बने जो हम पढ़ रहे हैं, जो चरित्र, जो भी रीडिंग, जो भी फोटोज, प्रिंट टेक्स्ट हो रहा है। डिसेंट बने कुछ ऐसी चीजें थी जो बहुत ज्यादा डिसेंट थी, वैसे रूल्स बनाएंगे। तो इसके अंदर आप क्या पढ़ोगे, आपके न्यू वर्ड्स में कुछ टर्म्स दे रखी, इंक्यूशंस, हेरेटिकल, सेटाइटी एंड सेडिटियस। पहले बात था इंक्यूशंस क्या होता है, अ फॉर्मल कैथोलिक कोड, एक कैथोलिक कोड जहां पे पनिश किया जाता है लोगों को विद बिलीव्स डिफरेंट फ्रॉम चर्च, जो चर्च के दूसरी बिलीव रखता है। एक फॉर्मल कैथोलिक कोड जब चर्च के अदर कोई बिलीव्स रखता है, उसको पनिश करने वाली टर्म को बोला जाता है इंक्यूशंस। नेक्स्ट आता है हेरेटिकल, बिलीव्स दैट गो अगेंस्ट व्हाट द चर्च, ऐसे बिलीव्स, चर्च का थॉट क्या है, वॉज इन थ्रेट टू चर्च ऑथोरिटी, क्या चर्च की ऑथोरिटी को थ्रेट दे सकता है कोई, अगर कोई देगा तो उसको पनिश कर देंगे। सेटाइटी, जो गवर्नमेंट से सेटिस्फेक्शन है, दैट यू हैव नो डिजायर टू फॉर मोर अगेंस्ट, मतलब उसको कोई डिजायर नहीं है, जो गवर्नमेंट से सेटिस्फेक्शन है। और लास्ट है सेडिटियस, जो अगेंस्ट बोलता है गवर्नमेंट। ये तो याद रखें, इसमें नीचे दे रखा है 1558 के अंदर ऐसी बुक्स ऐसे प्रेस जिसके अंदर ये इनके अगेंस्ट कोई करेगा बात, उसको प्रोहिबिटेट कर दी। ये याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है कि 1558 में ऐसी जो भी प्रिंटिंग आएगा जो इंक्यूशंस, हेरेटिकल्स, सेटाइटी और सेडिटियस के बिहाफ में ये अलग चलेगा, उनकी बुक्स को प्रोहिबिटेट किया जाएगा। तो इसलिए ये टॉपिक है छोटा सा, प्रिंट एंड डिसेंट। इंक्यूजन जो कैथोलिक कोड को पनिश करता है, जो चर्च के अलोंग चलता है, अलग चलता है। हेरेटिकल जो ऐसा बिलीव्स है व्हाट चर्च क्या कह रहा है और चर्च की ऑथोरिटी को वो थ्रेट में डाल सकता है, वॉज शिवरली पनिश, उसको पनिश किया जाएगा। सेटाइटी फुल हैव नो डिजायर, जिसको कोई डिजायर नहीं है, हाँ गवर्नमेंट से सेटिस्फेक्शन है वो। और सेडिटियस एक्शन स्पीच, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट चलता है। तो ये 4 प्रोसेस है। हम एक नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, रीडिंग मेनिया। रीडिंग मेनिया मतलब क्या होता है, रीडिंग मेनिया मीन्स, रीडिंग मेनिया में चल देंगे हम टॉपिक। ये आप एक टॉपिक ध्यान में रखना, ये एक इंपॉर्टेंस, एक आपकी टर्म्स है इस टॉपिक के रिलेटेड। अगर बुक में क्वेश्चन, अगर बोर्ड्स में आपको क्वेश्चन लगेगा तो आपके इनमें से आएगा, इसके बियॉन्ड कोई क्वेश्चन आ नहीं सकता ऑन दिस टॉपिक। ये जो आपके टर्म्स हैं ये आपको अच्छे से रीड आउट करनी है। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, रीडिंग मेनिया क्या होता है, रीडिंग मेनिया कैसे स्प्रेड होता है। अब देखो, जैसे जैसे मशीन्स, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई जॉन गुटेनबर्ग की, तो रीडिंग कल्चर बहुत ज्यादा इजी हो गया, सबके पास बुक पहुंचने लगी और एक अफोर्डेबल प्राइस में सब कोई खरीदने लग गया, सबके पास ये बुक्स आने लग गई। तो अब आप रीडिंग मेनिया बढ़ाओगे कैसे? सबसे पहले तो न्यू वर्ड्स जानो कि सर ये रीडिंग मेनिया होता क्या है। रीडिंग मेनिया, रीडिंग मेनिया। अब देखो रीडिंग मेनिया का क्या मतलब है। मेनिया मैंने क्या होता है, जैसे हम एक WWE फाइट में बोलते हैं रेसल मेनिया, जिसमें सब रेसलर एक ही रिंग में आके लड़ते थे, जो उस रिंग में रह गया वो जीत गया, बाकी जो बात, वही रीडिंग मेनिया। सबके पास बुक आने लगी, एकदम फ्लडेड की तरह बुक फैलने लगी। तो ये कैसे स्प्रेड हुआ? तो सबसे पहले व्हाट आर द इंपॉर्टेंट मटेरियल या व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स टू स्प्रेड रीडिंग मेनिया। सबसे पहला पॉइंट लिखोगे आप, चैप बुक।
चैप बुक। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप लिखोगे बिलिथिक्यू ब्लू, बिलिथिक्यू ब्लू, ये याद रखोगे। सी पॉइंट क्या लिखो, एल्मनाक, एल्मनेक। ठीक है, डी पॉइंट आप क्या लिखोगे, रेडियो, ये भी लिख सकते हो। ई पॉइंट आप क्या लिखोगे, न्यूज़पेपर, ये भी लिख सकते हो। एफ पॉइंट आप क्या लिखोगे, करंट अफेयर्स। सर ये आपने क्या लिख दिया, आप ये वो मटेरियल्स है, वो इंग्रेडिएंट्स है जिससे रीडिंग मेनिया बढ़ेगा, रीडिंग कल्चर बढ़ेगा, लोगों में पढ़ने का और ज्यादा इनिशिएटिव कल्चर होगा। तो चैप बुक्स आई कहां से, सर ये क्या है, चैप बुक्स एक छोटी बुक, जैसे आज के टाइम की डिक्शनरी है, उस समय की स्मॉल पॉकेट साइज बुक थी, जो कौन लेता था, चैपमैन। अब आप बोलोगे चैपमैन कौन था, एक छोटा सा पेडलर जो साइकिल पे घूमते घूमते पूरे गांव में जाता था और बुक्स को बेचता था। तो चैपमैन याद रखना कहां की थी, इंग्लैंड की, इंग्लैंड। सेकंड पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे, बिलिथिक्यू ब्लू, ये क्या थी, फ्रांस की, कौन सी थी, फ्रांस की, ये भी आपको याद रखना है, फ्रांस। तो ये क्या है सर, चैप बुक्स एक छोटी सी पॉकेट साइज बुक थी, वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द पेडलर। पेडलर कौन होता है, जैसे पोस्टमैन था वैसे पेडलर होता था, जो गांव में साइकिल पे चलते चलते सबको ये बुक्स बांटता था, छोटी डिक्शनरी साइज, स्मॉल साइज बुक्स। बिलिथिक्यू ब्लू क्या थी, ये देखो ब्लू, एक ब्लू साइज की बुक थी, पुअर क्वालिटी का पेपर था, और जो छोटे कल्चर, छोटे से बुक जैसे चैपमैन जैसी थी वैसी थी, बट ब्लू ब्लू कलर की थी, पुअर क्वालिटी का पेपर था, तो ये इतनी ज्यादा स्प्रेड नहीं हुई, तो ये भी एक तरह की बुक थी। एल्मनाक क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल डाटा की इंफॉर्मेशन देता है, ऊपर चंद्रमा, मून, अर्थ, कैलेंडर, इससे जो कैलेंडर बनाएंगे, तो एल्मनाक इज अ, इट इज द इंग्रेडिएंट्स टू गिव द इंफॉर्मेशन एस्ट्रोनॉमिकल डाटा। रेडियो, जो रेडियो इतना ज्यादा प्रिंट स्टेब्लिश हो गया, लोग अब न्यूज सुनने लगे थे, तो रेडियो तक आने लग गया। न्यूज़पेपर, डेली की जो घटनाएं हैं, जो वीकली, पर मंथ, वो वाली डेली न्यूज, और करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट न्यूज। न्यूज़पेपर तो डिटेल, उसमें से इंपॉर्टेंट न्यूज कौन सी है, वर्ल्ड के बारे में ये लिखा है, इंडिया के बारे में ये लिखा है, विलेज के बारे में ये लिखा है, तो इस न्यूज को और अच्छे से पहुंचाना, दिस आर द इंपॉर्टेंट मेथड्स टू रीडिंग मेनिया वॉज स्प्रेड। ये इंपॉर्टेंट मेथड से कैसे रीडिंग मेनिया, तो आप ये आंसर में अपने थोड़े बहुत पॉइंटर्स फॉर्म में लिख सकते हो, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये इसमें यही फैक्टर्स में। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, ट्रेम्बल एंड टायरेंट ऑफ द वर्ल्ड। ट्रेम्बल, अब एक वर्ड आ गया, अब आप वो भी सर ये क्या बोल दिया, आपकी टॉपिक है देखना, ट्रेम्बल, ट्रेम्बल कॉमा टायरेनी ऑफ द वर्ल्ड, टायरेनी ऑफ द वर्ल्ड। सर ये क्या है, सबसे पहले आता है ट्रेम्बल। ट्रेम्बल का मतलब होता है किसी को डराना, किसी को चिंता में आना, वो थरथरा जाना, वो घबरा जाना, तो बहुत सारे वर्ड्स है। ट्रेम्बल का मतलब घबरा जाना, सर ठीक है। टायरेनी माने, अभी तक आप सबसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में टायरी पढ़े हो, तो मोनार्क, मोनार्क के बाद डिक्टेटरशिप, और जो अपनी टायरेनी जमाना चाह रहा है, डेस्पोटिज्म जमाना चाहता है, वो क्या प्रिंट ने, क्या प्रिंट ने डेस्पोटिज्म या टायरेनी को डरा दिया, घबरा दिया, तो इसका आंसर हम पढ़ेंगे। इसमें एक सबसे पहले आप क्या लिखोगे, मिनक्वी, मिनोक्वी, मिनोक्वी नाम का याद, व्यक्ति नाम याद रखना, इट इज ए इटालियन एक्सप्लोरर, इट इज ए इटालियन एक्सप्लोरर, इटालियन एक्सप्लोरर। अब इसने क्या किया, सर आप इसका नाम क्यों लिख रहे हो, क्योंकि इसने रीइंटरप्रेट ऑफ द बाइबल, बाइबल बनाई किसने थी, जॉन गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस से आई थी बाइबल, उसको रीइंटरप्रेट करने वाला कौन है, ही वॉज अ रीइंटरप्रेट, ही वॉज अ रीइंटरप्रेट, रीइंटरप्रेट टू बाइबल, बाइबल कि गॉड वॉज क्रिएशन इन मैनकाइंड, भगवान ने मैनकाइंड को बनाया, तो गॉड इज क्रिएटेड मैनकाइंड। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और लुइस सेबेस्टियन मिनेक्वे ने ये, तो लुइस सेबेस्टियन मर्शियल ने, अब एक व्यक्ति का नाम और ले रहा हूं मैं सर, ट्रेम्बल, हु प्रोक्लेम्ड, सवाल आएगा किसने ये डिक्लेयर किया था, हु प्रोक्लेम्ड ट्रेम्बल टायरेंट ऑफ द वर्ल्ड, तो आप लिखोगे लुइस सेबेस्टियन मर्शियल वाज प्रोक्लेम्ड टेम्बर इज अ टायरेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो लुइस सेबेस्टियन, सेबेस्टियन मर्शियल proclaimed tremble tyrant of the world, tremble tyrant
टायरनी ऑफ द वर्ल्ड। कहने का मतलब है लुइस सेबेस्टियन मर्शियल ने ये बात बोली थी, ये डिक्लेयर किया था कि जितना ज्यादा प्रिंटिंग और इजीली और तेजी से वाइड स्प्रेड होगा तो कहीं ना कहीं जो भी देश की टायरनी है इनको डर लगने लग जाएगा। तो ये बात लुइस सेबेस्टियन मर्शियल ने बोली थी किसके लिए? ट्रेम्बल ऑफ द टायरनी, क्या ऑटोक्रेट या मोनार्क के लिए। ये चीज याद रखनी है। मैंने को नाम याद रखना, इटालियन एक्सपर्ट था जिसने बाइबल को रीइंटरप्रेट किया था। और ट्रेम्बल देयरफॉर। नेक्स्ट हम टॉपिक पे चलते हैं, क्या इस टॉपिक से प्रिंट कल्चर का फ्रेंच रेवोल्यूशन पे क्या फर्क पड़ा। थैंक यू टू वेलकम ड्यून्स एकेडमी। अच्छे पढ़ रहे होंगे आप, आशा करते हैं। कल हमने ये टॉपिक शुरू किया था, चैप्टर शुरू किया प्रिंट कल्चर, हम कुछ सेक्शन तक पहुंचे थे। फिर अब हम आज एक इसका पार्ट 6 में चलेंगे जिसमें चिल्ड्रंस, विमेन एंड वर्कर्स के बारे में, प्रिंट के बारे में पढ़ेंगे कि अब इतना ज्यादा प्रिंट स्प्रेड हो गया, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई। जॉन गुटेनबर्ग की रेवोल्यूशनरी प्रिंट रेवोल्यूशन में आने के बाद प्रिंट और ज्यादा वाइड स्प्रेड फैल गया। जब मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करने पहले कल मैंने थोड़ा पढ़ाया था, उसमें थोड़ा बहुत प्रिंटिंग एरर आया कि एक तो प्रिंटिंग इज ए अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड। किसने बोला था? मार्टिन लूथर ने बोला था। मैंने बोला था लुइस सेबेस्टियन। लुइस सेबेस्टियन ने बोला था प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन। तो जब आप ये चीज देख रहे हो तो आप इस चीज का ध्यान रखना, प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड, ये बोला था मार्टिन लूथर ने। और प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन, ये बात बोली थी लुइस सेबेस्टियन मर्शियल ने। बस ये चीज करेक्ट करवानी थी मुझे, जो हो गई। आज हम पढ़ेंगे 17वीं सेंचुरी में चिल्ड्रंस, विमेन एंड वर्कर्स के बारे में प्रिंटिंग कैसे हो गया। अब देखो बच्चे, अब इतना ज्यादा प्रिंटिंग होने लगी कि बच्चों के लिए भी अलग अलग प्रिंटिंग बुक्स आने लगी, विमेन के लिए भी अलग अलग बुक्स आने लगी। अलग अलग राइटर है जो स्पेशली डिवोटेड वुमेन्स पे प्रिंटिंग वो बुक बनाने लग गए या चीजें न्यूज। और वर्कर्स के बारे में, जो वर्कर्स फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जो वर्कर छोटे काम कर रहे हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे, ये चीज कभी उनमें कमी नहीं होगी क्योंकि वहां लाइब्रेरीज ओपन हो गई, लो मिडिल क्लास स्टार्ट हो गए, लोग पढ़ने लग गए। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो अब चिल्ड्रंस में आप क्या पढ़ोगे? अब चिल्ड्रंस में बोला कि बच्चों को भी ज्यादा से ज्यादा बुक्स पकड़ाना, उनको मैगजीन, कॉमिक्स, जो हमारे टाइम में जो कॉमिक्स आती थी छोटी, जो मैगजीन आती थी, एक फोटोग्राफिक पिक्चर थी और उससे बाहर उनको पढ़ाया जाता था। तो ये याद रखना, कुछ इसमें मैं ग्रीम ब्रदर्स का नाम याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक व्यक्ति है जो क्या करता था, चिल्ड्रंस पे ओनली बच्चों पे डिवोटेड क्या करता था, बच्चों पे डिवोटेड बुक्स बनाता था, मैगजीन्स बनाता था, कॉमिक्स बनाता था। वॉज डिवोटेड ओनली चिल्ड्रंस प्रेस। इसने अपनी खुद की एक चिल्ड्रन प्रेस बनाई जहां बच्चों के लिए ओनली किताबें बनाई जाती थी, प्रिंटिंग की जाती थी और कॉमिक्स बनाई जाती थी। वुमेन्स के बारे में, वुमेन्स वाज अ वुमेन्स पेनी मैगजीन। पेनी मैगजीन में छोटी छोटी मैगजीन आती थी। तो कुछ राइटर्स के नाम याद रखना, जैन ऑस्टिन्स याद रखना, ब्रॉन्ड सिस्टर याद रखना, जॉर्ज एलिट याद रखना। ये वो लोग थे जो वुमेन्स को मतलब पर्सन विद विल, ऐसे ऐसे लोग वुमेन के लिए, ऐसी महिलाएं जिनके पास विल पावर है, स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रेंथ बना के, डिटर्मिनेशन ऑफ पावर, और जो डिटर्मिनेशन के साथ घर का काम और घर का बाहर का काम, दोनों का काम एक डिटर्मिनेशन के साथ करती है। तो उन पे रिलेटेड जो मैगजीन्स थी, जो स्टडी की वुमेन के बारे में। और वर्कर्स, जो वर्कर्स पढ़े लिखे नहीं है बट वो पढ़ना चाहते हैं, जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जो अलग अलग जगह छोटा मोटा काम कर रहे हैं, वो टाइम निकाल के उनके लिए लाइब्रेरीज ओपन कर दी और वहां जाके वो पढ़ सकते हैं। तो ये जो एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें यही बताया, आपको ग्रीम ब्रदर्स का नाम याद रखना, आप जेन ऑस्टिन्स, ब्रॉन्ड सिस्टर, जॉर्ज एलिट का नाम याद रखना, और लैंडिंग लाइब्रेरीज बाय द लो मिडिल क्लास, ये याद रखना। अब एक छोटे से टॉपिक में हम चलते हैं, शेलिंग सीरीज। शेलिंग सीरीज स्टार्ट होगी, मतलब प्रिंटिंग इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड हो गया, और अब तो इतना ज्यादा स्प्रेड हो गया, पिक्चर्स के फॉर्म में प्रिंटिंग आने लगी, एक तरह की मूवीज चलने लगी। और इंग्लैंड के अंदर एक फेमस शेलिंग सीरीज शुरू हो गई। याद रखना क्या बोल रहा हूं मैं, शेलिंग सीरीज, SHELLING, शेलिंग सीरीज। शेलिंग सीरीज का क्या मतलब, सीरीज, जैसे वेब सीरीज आती है वैसे शेलिंग सीरीज। कहां चली थी? इंग्लैंड के अंदर। ये याद रखना, इंग्लैंड के अंदर क्या था, शेलिंग सीरीज आने लगी। शेलिंग सीरीज मतलब एक सीरीज में पिक्चर के फॉर्म में न्यूज सर्कुलेट करना या कोई भी इंफॉर्मेशन बताना, ये याद रखना। और यहां तक, अब ये हम इस मौके पे आगे, हम 19वीं सेंचुरी के आसपास आ रहे हैं, 18वीं सेंचुरी का एंडिंग हो रहा है, 19वीं सेंचुरी के पास में जा रहे हैं। तो यहां तक आते आते क्या आ गया, फैक्स मनी, कलर प्रिंट आने लगे। जो आज आप कलर प्रिंट करवाते हो ना,
कलर प्रिंट स्टार्ट हो गई, ये भी याद रखना, कलर प्रिंट आने लगे, फैक्स मशीन यहाँ डेवलप्ड होगी। कौन सी मशीन आ गई? फैक्स मशीन यहाँ पे डेवलप्ड होगी, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फोटो कॉपीज का जो है ट्रेंड वो यहाँ पे आ गया, फोटो कॉपी का यहाँ पे ट्रेंड आ गया। तो ये एक ऐसा फॉर्मेट आ गया, इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड हुआ प्रिंट कि यहां तक एक्सपांड हो गया। तो ये एक शेलिंग सीरीज याद रखना, और ये इंग्लैंड में आई थी जो कलर प्रिंट, फैक्स मशीन, फोटोकॉपी, यहां तक का टाइम स्टार्ट हो गया। तो ये पूरा आपका जो भी था अभी तक का जो हमने पढ़ा, पूरा प्रिंट कल्चर हमने आधे से ज्यादा सेक्शन कंप्लीट कर दिया। 70% आपका, अब 30% जो रहा है इंडिया का। इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस कहां से आया, मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है वो जाना पड़ेंगे, और कुछ फेमस राइटर इंडिया की बुक्स है जो यहां मैं लिख दूंगा, वो आप नोट डाउन करना या उसको देखना और उसको पढ़ना। जो इस बुक, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रक्स है जो हम अभी पढ़ेंगे। थैंक यू। टू स्टार्ट लेट्स कंटिन्यू टॉपिक। अब हम थोड़ा पढ़ेंगे इंडिया के बारे में। इंडिया में प्रिंट कैसा आया, हमने चाइना का पढ़ा, हमने जापान का पढ़ा, हमने कोरिया का पढ़ा, हमने यूरोप का पढ़ा। इंडिया में क्या था, एक बहुत पुरानी चीजें थी, ओल्ड ट्रेडिशनल, एक हैंड पेपर में लिखा जाता था, उस पेपर का नाम था मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट पर कॉपीड ऑन पाम लीफ, ये एक पाम पत्ते के जैसा कॉपी पेपर होता था, उस पर लिखा जाता था। तो एक सवाल आता है बोर्ड में कि इसकी भी लिमिटेशंस थी। एक तो हाईली एक्सपेंसिव, महंगा था, और फ्रेजाइल था। फ्रेजाइल मीन कभी भी टूट सकता था, इतना रफ था। इट कुड नॉट बी रीड इजीली, इसको इजीली पढ़ नहीं सकते थे हम। इवन बंगाल टू डेवलप्ड एक्सपेंसिव नेटवर्क, बंगाल जो एक डेवलप्ड एक्सटेंसिव नेटवर्क था, वहां पे एक प्राइमरी स्कूल में इसको ट्राई भी किया, बट स्टूडेंट डिड नॉट रीड टेक्स्ट, बट स्टूडेंट नहीं पढ़ सक रहे थे उस टेक्स्ट से, तो इसलिए ये लॉन्ग टाइम तक नहीं चला। और अगर आप पूछा जाएगा इंडिया में प्रिंट कहां से आया, तो इंडिया में प्रिंट सबसे पहले मिशनरीज गोवा में आया, और गोवा के बाद वो आगे जाके स्प्रेड हुआ। तो अब इसके सबसे यहां तक आपका प्रिंट कल्चर। अब जो इसके बाद के टॉपिक्स है, उस टॉपिक से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखूंगा, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सफिशिएंट पढ़ लो, इससे बाहर नहीं आएगा प्रिंट कल्चर। वो एक टॉपिक है जो आपके, वो इंपॉर्टेंट बुक्स है, मैं सारी बुक्स लिखूंगा, उस बुक से बाहर नहीं आएगा, और कुछ टर्म्स है वो लिखूंगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के फॉर्म में होगा, रिलीजियस रिफॉर्म डिबेट है, उसमें कुछ सेमिनार्स है, उल्मा क्या होता है, फतवा क्या होता है, कुछ बुक्स है, पर्शियन न्यूज़पेपर है, वो हम जानेंगे। उनका पूरा मैं हिंट दूंगा, बट आपको ये चीजें बता दूंगा, वो आपको मेन इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। थैंक यू। देखो बच्चों, अब हम अभी तक मैंने जो पढ़ाया वो प्रिंट कल्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब जो आपके जो फैक्ट्स है, वो फैक्ट्स के बेसिस पे आगे के चैप्टर रहे। ये फैक्ट्स आपके पेपर में आएंगे, स्पेशली और भी सारे बोर्ड्स में, आरबीएससी में तो क्वेश्चंस बनेंगे इसमें से। ये एक तरह के प्रिंट कल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे अब हम पढ़ेंगे इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस आई, मैंने बताया मैन्यूस्क्रिप्ट था एक पाम पेपर, पाम लीव्स की तरह, बट उसकी लिमिटेशंस थी, वो बहुत ज्यादा हाईली एक्सपेंसिव था, फ्रेजाइल था, उसको इजीली हैंडल नहीं कर सकते, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। और कोशिश भी की थी वेस्ट बंगाल की प्राइमरी स्कूल में, बट वो सक्सेस नहीं हुआ। अब ये पूछा जाएगा कि सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस केम टू इंडिया में किस जगह आई, तो गोवा के अंदर आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी में पोर्टुगीज आए, डच आए, फ्रेंच आए, तो पोर्टुगीज मिशनरीज गोवा के अंदर प्रिंटिंग प्रेस लिखे। तो ये चीज याद रखना। सेकंड आपसे पूछा जाएगा बंगाल गेजेट जो वीकली मैगजीन है, ये किसने एडिट की थी, तो जेम्स अगस्त थीके। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जेम्स अगस्त थीके ने जो सबसे पहले बंगाल गेजेट नाम की वीकली मैगजीन है वो एडिट की। उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा बंगाल गेजेट वीकली न्यूज़पेपर किसने किया, तो गंगाधर भट्टाचार्य, इन्होंने क्या करा, ये न्यूज़पेपर बनाया। तो ये चीजें आपके पास जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ये मेन है। अब हम इसके एक नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं जिसमें आपका रिलीजियस डिबेट्स एंड उसके रिलेटेड बहुत सारी, कि धर्म को लेके बहुत सारी बात हो रही थी हिंदू मुस्लिम के दोनों के बीच में, कि कुछ महिलाएं हिंदू को पढ़ाना नहीं चाहते थे क्योंकि एक पैट्रियार्चल सोसाइटी थी, मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी। वो सोचते थे कि अगर हिंदू की महिलाएं अगर पढ़ेगी तो वो क्या करेगी, वो अच्छे से पढ़ेगी नहीं, वो विधवा हो जाएगी, एक अनऑर्थोडॉक्स जैसी आइडियोलॉजी थी। और मुसलमान की महिलाएं जो पढ़ेगी तो वो पढ़ेगी तो नहीं और रोमांस और सीख जाएगी। तो ये चीजें बातें बहुत ज्यादा पब्लिक प्रिंट को लेके बहुत ज्यादा क्योस चल रहा था, बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स सिचुएशन की आ रही थी। तो बट उसमें फिर भी कुछ हमारे ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने अपने स्तर पे अपने बेसिस पे बहुत सारी किताबें लिखी। जैसे आपसे पूछा जाएगा हु रोट सामंत कामुड़ी, तो ये किसने लिखा, राम मोहन रॉय। आपको नाम याद रखना है, हु रोट सामंत कामुड़ी, तो राम मोहन रॉय।
नेक्स्ट कुछ पर्शियन पेपर भी आए, तो 2 पर्शियन पेपर नाम याद रखना, जामे जहांनामा और शमशुल अकबर। ये 2 पर्शियन पेपर है जो पर्शियन लैंग्वेज में बने थे, पर्शियन लैंग्वेजेस में ये पब्लिश हुए थे। नेक्स्ट आता है एक और था उल्मा एंड दियोबंद। देखो पहले तो मैं बताऊं ये उल्मा दियोबंद फतवा ये मैंने यहाँ क्यों लिखा है, तो उल्मा मैंने होता कौन है, जो लीगल स्कॉलर, इस्लाम धर्म और शरिया में सबसे ऊपर लीगल स्कॉलर होता है। तो एक टाइम था कि जब मुस्लिम कम्युनिटी ने देखा कि प्रिंटिंग इतना ज्यादा स्प्रेड हो रही है तो कहीं ना कहीं मुस्लिम आइडियोलॉजी को भी नीचे निकाल सकती है, तो बोला कि इस्लामिक धर्म को यूनिफाइड करने के लिए इन्होंने क्या करा, दियोबंद नाम की एक जगह है कानपुर के अंदर यूपी में, वहां सब मुस्लिम कम्युनिटी को बुलाया और कहा कि हमें हमारे मुस्लिम धर्म को बचाना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रिंट इतना ज्यादा स्प्रेड हो रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी को भी डाउनफॉल में लेकर आया, तो सबको बुलाना पड़ेगा और दियोबंद जगह कानपुर के अंदर एक सेमिनार करना पड़ेगा। और वो सेमिनार कब हुई ये आपको पता होना चाहिए, 1867 के अंदर ये सेमिनार हुई, इसलिए बोला गया दियोबंद सेमिनार। तो इसके लिए क्या करा, फतवा भेजा, फतवा भेजे सब मुसलमान को बुलाना, तो अ लीगल प्रोन्यूंसमेंट इस्लामिक लॉ यूजुअली गिवन बाय द मुफ्ती, जो इनके मुस्लिम कम्युनिटी के सबसे हाईएस्ट ऑर्डर है, उनके द्वारा एक एग्रीमेंट जारी होना और सब लीगल प्रोन्यूंसमेंट सबको बुलाना, एक इस्लामिक लॉ में उसको फतवा बोलते हैं, मतलब इनवाइट करके बुलाना, ठीक है। तो इसको बोला गया फतवा। किसके लिए बुलाया, दियोबंद जगह, दियोबंद में एक सेमिनार हुई थी 1867 में, जहां पे मुस्लिम कम्युनिटी को यूनिफाइड होने के लिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि प्रिंट कल्चर कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी को डाउनफॉल कर रहा है, उनकी यूनिटी को तोड़ना चाहता है, इस यूनिटी को बनाने के लिए दियोबंद में 1867 में कानपुर के अंदर मीटिंग हुई थी, फतवा जारी, सबको बुलाया गया और उलमा किसने बुलाया, लीगल इस्लाम धर्म के जो सबसे बड़े स्कॉलर होते हैं। इसके बाद में कुछ प्रिंटिंग बुक्स है, अब यहाँ के ना ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बुक्स है, कौन सी, द फर्स्ट प्रिंटिंग बुक्स बाय द रामचरितमानस, जैसे रामायण है तो वो कब है, तुलसीदास ने लिखी, तुलसीदास ने कलकत्ता के अंदर पब्लिश कराई थी, ऐसा नहीं लिखी तो बहुत पहले गई थी, तो रामचरितमानस को पब्लिश कराने वाले तुलसीदास। इसके बाद आता है अमर जीबान, अमर जीबान किसने लिखी, रासुंदरी देवी। स्त्री धर्म विचार किसने लिखा, रामचड्डा। हु रोट गुलामगिरी, गुलामगिरी किसने लिखी, ज्योतिबा फुले। ये वो महिला है, जैसे गुलामगिरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुलामगिरी है, देखो गुलामगिरी मतलब हम कोई गुलामी थोड़ी करेंगे, तो ज्योतिबा फुले ने उन सब महिलाओं के बारे में लिखी। ये एक तरह के सोशल रिफॉर्मर है जो लो कास्ट के हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो अपनी फ्रीडम से बाहर निकले नहीं जा रहे, क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी ने बहुत ज्यादा इन पे डोमिनेट किया हुआ है, जो समाज को ऊपर लेना चाहते हैं। जैसे आपको पूछा जा सकता है नेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर, तो ज्योतिबा फुले है, ईवी रामास्वामी नायकर है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, ये वो लोग हैं जिन्होंने समाज को पढ़ाने के लिए बहुत अपना इंकरेजमेंट किया है, बहुत ज्यादा मोटिवेट किया है। तो याद रखना ज्योतिबा फुले बहुत बार रिपीट हुई है, तो ये जो मेन प्रोमिनेंट बुक्स है, जो प्रिंट कल्चर के फैक्ट्स है, ये आपको एकदम रटने चाहिए, एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें से बहुत 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट सेक्शन में चलेंगे, जहां छोटी सी 1-2 बुक्स और रही है, और एक आपका लास्ट टॉपिक जो डिटेल का बनता है वर्नाक्युलर प्रेसेप्ट, वो इसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसी के साथ आपकी पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। हम कहां थे, हमने भी पढ़ा प्रिंट कल्चर की कुछ बुक्स लिखी, उस बुक्स को पढ़ा और जाना। इसके बाद में 2 बुक्स और है, वो फर्स्ट बुक है हु रोट छोटे और बड़े के सवाल। छोटे और बड़े के सवाल मतलब एक आदमी छोटा है, एक आदमी बड़ा है, इस ऐसे होगा। तो एक कानपुर मिल वर्कर्स है, जो मिल में जो नीचे क्लास के लोग हैं, जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहे हैं, उनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, उन पे एक बुक लिखी गई थी, और ये किसने लिखी, काशी बाबा ने। ये भी याद रखनी है। एक बुक है सच्ची कविताएं, कुछ सच्ची कविताओं के बारे में, वही क्लास के लिए जो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन, उनके लिए। तो ये बात किसने लिखी, सुदर्शन चक्र। तो ये 2 बुक्स और है, और जो इसके प्रीवियस सेक्शन में मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में बनाई, वो सारी बुक्स, वो सब आपको याद रखनी है। डायरेक्ट फैक्ट है, डायरेक्ट यहां से कहीं भी पूछ लेगा, हु रोट गुलामगिरी, हु रोट सच्ची छोटे और बड़े के सवाल, हु रोट सच्ची कविता, ये डायरेक्ट फैक्ट है। जो लास्ट अब इस टॉपिक का लास्ट सेक्शन है प्रिंट एंड सेंसरशिप। देखो प्रिंट मैंने प्रिंट करे, सेंसर मैंने किस चीज को काटना है। जैसे आप कोई भी मूवी देखने जाते हो तो एक सेंसर सर्टिफिकेट आता है कि इसमें से ये सीन नहीं दिखाई दे, जिससे समाज पे ज्यादा उसका बुरा असर ना पड़े। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी चीजें जिसको एडिटिंग करनी हो या कटिंग करनी हो, उसको आप बोलोगे सेंसरशिप, ठीक है। तो इसके अंदर एक टॉपिक आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्नाक्युलर प्रेसेप्ट। आपसे पूछा जाएगा, तो सबसे पहले इस वर्ड का मतलब सीखो कि वर्नाक्युलर होता क्या है। वर्नाक्युलर मतलब होता है लोकल लैंग्वेज, आपकी रीजनल लैंग्वेज।
तो 1878 के अंदर वर्नेकुलर प्रेस एक्ट आया, वॉज पास्ड मॉडल बाय, किसके द्वारा, एक आयरलैंड का आयरिश प्रेस लॉ। ये भी याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है वर्नेकुलर प्रेस एक्ट किस मॉडल ने करा, तो वो आपको पता होना चाहिए, आयरिश प्रेस लॉ। किसने, आयरिश प्रेस लॉ। विच प्रोवाइडेड, ये क्या प्रोवाइड करता है, ये गवर्नमेंट को ये प्रोवाइड करता है कि एक्सटेंसिव राइट, उनको राइट दिए गए टू सेंसर, रिपोर्ट एंड एडिटर इन द वर्नेकुलर प्रेस। जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के गलत लिखेगा अगेंस्ट, उसको सेंसर किया जाएगा, उसको कट कर दिया जाएगा। आप अपनी लैंग्वेज में न्यूज़पेपर पब्लिश करो। जैसे आज आप देखते हो हर एक में अलग है, राजस्थान में हिंदी न्यूज़पेपर आता है, और कर्नाटका में कन्नड़ लैंग्वेज में न्यूज़पेपर आता है, तमिल में तमिल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर आता है, पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज का न्यूज़पेपर आता है, महाराष्ट्र में मराठी। तो ये क्या है, वर्नेकुलर। अपनी लैंग्वेज में आप अपने न्यूज़पेपर पब्लिश करो, बट आपको क्या दिया गया, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप कुछ उसमें क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अगर आपने क्रिटिसाइज किया, क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलर ट्रैक करेगी, मॉनिटरी करेगी आपके प्रेस को, अगर उसमें उनको कुछ गलत लगा, सेडिटियस लगा, सेडिटियस बता है कुछ गलत लगा, तो वो आपकी प्रेस को सबसे पहले वार्निंग देगी, और उसके बाद भी अगर आपने कुछ किया तो वो आपकी प्रेस को सीज कर सकती है। तो इट इज 1878 वर्नेकुलर प्रेस एक्ट। वर्नेकुलर याद रखना, लोकल लैंग्वेज, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज। वर्नेकुलर प्रेस एक्ट मतलब लोकल लैंग्वेज है, ये 1878 में आया था। वॉज पास्ड मॉडल्ड ऑन आयरिश प्रेस लॉ के मॉडल में, विच प्रोवाइड, जिसका काम था गवर्नमेंट विथ एक्सटेंसिव राइट देना और सेंसर रिपोर्ट बाय एडिटर इन वर्नेकुलर प्रेस। तो ये सेकंड पॉइंट, गवर्नमेंट स्टार्ट कीपिंग ट्रैक टू द वर्नेकुलर न्यूज़पेपर। जो भी न्यूज़पेपर आ रहे हैं, जिस प्रेस में एडिट हो रहे, पब्लिश हो रहे, उनको गवर्नमेंट ट्रैक करती रहेगी, रेगुलेट करेगी, टोटल कंटिन्यू हर दिन वो उनकी मॉनिटरिंग चलती जाएगी। थर्ड पॉइंट, नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर ग्रू इन नंबर ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि इस टाइम ये एक ऐसा टाइम था, प्रिंट कल्चर अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे था, वो अपने टारगेट में एकदम हो रहा था, प्रिंट एकदम रेवोल्यूशनरी तरह स्प्रेड हो गया। तो यहाँ पे बहुत ऐसे नेशनलिस्ट जो अपने देश के प्रति, जो ऑटोक्रेट्स, मोनार्क को नीचे गिराना चाहते और आजादी करना चाहते हो, तो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा हाइप हुए, इंक्रीज हुए पूरे इंडिया के अंदर। और लास्ट इसी के साथ 1907 के अंदर एक रेवोल्यूशनरीज थे जिसको डिपोर्ट किया गया, डिपोर्ट मैंने भेज देना, बाल गंगाधर तिलक का नाम याद रखना, जो रोट ग्रेट सिंपैथी अबाउट देम केसरी, केसरी न्यूज़पेपर, इन्होंने केसरी न्यूज़पेपर पब्लिश किया, उसमें बहुत सिंपैथी जगाई लोगों के लिए, बट उनको हु लीड टू इम्प्रिजनमेंट 1908। तो इसके कारण उनको जेल में डाल दिया गया, इम्प्रिजन ता उम्र तक जेल कर दी गई थी, उम्र कैद कर दी गई थी 1908 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्नेकुलर प्रेस एक्ट है जो आयरिश मॉडल लॉ पे पास हुआ, जो गवर्नमेंट के एक्सटेंसिव राइट्स दिए गए थे, बट कुछ ज्यादा अगेंस्ट अगर क्रिटिसाइज करेगा तो उसकी प्रेस को सीज कर दिया जाएगा। ये गवर्नमेंट स्टार्ट कीपिंग ट्रैक, गवर्नमेंट ट्रैक करेगा उनकी प्रेस को। थर्ड पॉइंट, नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर इस समय बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो गए, और 1907 में रेवोल्यूशनरीज वाज डिपोर्ट, इन्होंने डिपोर्ट किया बाल गंगाधर तिलक को, और बट बाल गंगाधर तिलक ने केसरी नाम का न्यूज़पेपर पब्लिश किया, और उसी के तहत जिसके अंदर कहीं ना कहीं इतने लॉ आने के बाद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ चीजों को क्रिटिसाइज किया होगा, देन हु लीड्स टू इम्प्रिजन 1908, और 1908 में इनको भी उम्र कैद की सजा हो गई। तो यहाँ तक आपका प्रिंट कल्चर कंप्लीट होता है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए, इसमें बुक्स बताई, और यहाँ तक आप पढ़ोगे। और इसी के साथ आपका हिस्ट्री के चैप्टर, नेशनलिज्म ऑफ यूरोप, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और मेकिंग ऑफ एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, नेशनलिज्म ऑफ यूरोप, नेशनलिज्म ऑफ इंडिया, और लास्ट चैप्टर प्रिंट कल्चर। तो इस वीडियो को देखो, और इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, कमेंट करो, पसंद आए कोई कमेंट, और अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप नीचे पिन कर सकते हो। यहाँ आपकी पूरी हिस्ट्री कंप्लीट होगी, नीचे पिन में पूरी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट हो जाएगी। थैंक यू।